हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी 316 हिंदी मीडियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा जिनके पास भी हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी है। इंग्लिश मीडियम की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसमें हम सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। तो आपका जो है बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि एनएस अपने क्वेश्चन आंसर्स को रिपीट कर देता है, बट इन केस ये क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं होते हैं तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि ये जो है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम मैप को डिस्कस नहीं करेंगे। मैप के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चों को बताऊँगी, ठीक है, मैप के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन 1 समझाने वाली हूँ, बाकी हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है टीएच क्लासेस को, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ओजोन गैस के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो वायुमंडल जो है उसमें ओजोन गैस का क्या महत्व है। तो आपको पता होगा कि ओजोन परत या ओजोन जो लेयर है वो हमारी रक्षा करती है सूर्य की हानिकारक किरणों से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा महत्व है ओजोन गैस का या ओजोन परत का। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है जिसे यह ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यूवी प्रकाश के हिस्से को अवशोषित करता है जिसे यूवीबी कहा जाता है। यूवीबी सूर्य और सूर्य लैंप से पराबैंगनी प्रकाश का एक प्रकार है जिसमें कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। इट मीन्स कि जो हमारी पराबैंगनी प्रकाश की किरणें हैं जिसको हम यूवी रेज बोलते हैं, ठीक है, उनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन लेयर या ओजोन परत। ठीक है, और हमारे धरती पर हमारे जो समताप मंडल है उसमें ओजोन गैस का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेंगे जिससे हमारे ऊपर अलग प्रभाव पड़ सकता है, हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि मैं सिर्फ पेपर को या मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ती हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर समझाने वाले होते हैं वो समझाती हूँ और जो सिर्फ पढ़ा के आपको समझ आ जाए वो मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की 2 मुख्य गैसों के नाम लिखने हैं। तो वायुमंडल में 2 मुख्य गैसें कौन सी हैं? पहली है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 मुख्य गैस हैं और इसके अलावा कौन कौन सी गैस है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन और बहुत सारी गैस है जो मिनट में अपने अपने हिस्से बनाती हैं। 99% गैसों के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन, किस दबाव बेल्ट को इंटर ट्रॉपिकल संयोजकता क्षेत्र ITCZ के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? तो दबाव बेल्ट जो है इंटर ट्रॉपिकल ITCZ के रूप में किसको जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण को कवर करने वाली भूमध्य रेखीय निम्न दबाव बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय निम्न दबाव बेल्ट, जिसको हम इंटरट्रॉपिकल संयोजकता क्षेत्र के रूप से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं या फिर लिंग अनुपात से क्या तात्पर्य है? उस राज्य का नाम भी हमें बताना है जहां पर भारत में सबसे कम लिंग अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है पहले तो मैं ये आपको बता दूं। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पे, मतलब हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की कितनी संख्या है उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। और एक जो है आप कह सकते हैं एक जो इक्वल लिंग अनुपात कौन सा होता है? जब 1:1 का रेशियो, मतलब प्रति 1000 महिलाओं पे प्रति 1000 पुरुष हों। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष अगर पैदा हो रहे हैं तो 1000 महिलाएं भी इक्वली पैदा हों या लिंग अनुपात उसी को कहते हैं जब 1:1 की रेशो या अनुपात दिखाया जाए।
उसके बाद सबसे कम जो भारत में लिंग अनुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 889 महिलाओं का आंकड़ा है। ठीक है, मतलब 889 महिलाएं 1000 पुरुषों पर यहाँ पर मिलती हैं। तो हरियाणा हमारा सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का हमें नाम बताना है। तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है पहले ये बताना है, फिर डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कौन सा है ये बताना है। तो डेल्टा तब बनते हैं जब नदियाँ अपने पानी और तलछट को पानी के दूसरे शरीर में खाली कर देती हैं, जैसे कि महासागर, झील या कोई नदी। मान लीजिए एक जो है नदी है वो दूसरी नदी में अपना पानी खाली कर रही है, महासागर में अपना पानी खाली कर रही है, तो उस समय पे जो चीज़ बनती है वो डेल्टा होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा है गंगा डेल्टा, इस बात को आपको याद रखना है। ये कहाँ पे है? ये बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। ठीक है, ओके। सो आपका यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप पे जो क्वेश्चंस होंगे वो उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। सो प्लीज़ इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को आप अच्छे से समझिए जैसे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, जबकि आपने पढ़ा सब कुछ वही होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में किस क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है? ड्राई फार्मिंग कौन से क्षेत्र में होती है? शुष्क का क्या मतलब होता है? सूखी खेती कहाँ की जाती है? ऐसे क्षेत्र में उगाई जाने वाली किन्हीं 2 फसलों का हमें उल्लेख करना है। कौन सी ऐसी 2 फसलें होती है जो शुष्क खेती के अंदर आती हैं? तो सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है शुष्क खेती क्या होती है। तो ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की फसल को उठाकर या उगाकर नमी को बनाए रखा जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जैसे राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी जिला है वो उपजाऊ नहीं है, बंजर है। ठीक है, अब वहाँ पर अगर हम खेती करते हैं और हम कोई ऐसी फसल उगाएंगे जो कि मतलब सूखी है, जिसमें पानी का कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता लगती है, तो वहाँ पे पहली बात राजस्थान में पानी की कमी होती है। और वहाँ पे हम उपजाऊ ज़मीन जो नहीं है उस पर भी अगर हम ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता लगेगी तो वो ज़मीन और ज़्यादा बंजर हो जाएगी और फिर उसके बाद अगले साल उस पर उगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो इस चीज़ में, इस केस में क्या करना पड़ता है खेती मज़दूरों को, किसानों को, कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले जो हैं महीने में ऐसी खेती उगाते हैं जैसे कि आपने उगा लिया टमाटर, ठीक है, अंगूर, जो कि मतलब जिसमें पानी भरा होता है, ऐसी फसलें वो लोग उगाते हैं। ऐसी फसलों को उगाने के बाद जब उनको काट दिया जाता है और अगली फसल उगाई जाती है तो नमी जो है ना वो जब मट्टी में बनी रहती है, तो आगे चल के फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे जो फसल वो उगाएंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब आपको समझ आ गया होगा शुष्क खेती क्या होती है। नेक्स्ट, इसमें उगाई जाने वाली 2 फसलें हमें बतानी थी। तो जैसा कि मैंने बताया, सूखी खेती वाली फसलों में अंगूर, टमाटर, कद्दू, सेम और बहुत सारी गर्मियों की फसलें शामिल हो सकती हैं। तो ऐसी फसलें जिसमें कि पानी भरा होता है, ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना अंगूर खाओ प्यास कम लगती है, तो ऐसे इस टाइप की फसलें जिनमें ऑलरेडी पानी होता है, पानी की कमी नहीं होगी आगे चल के, तो वो फसलें उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वाटरशेड विकास परियोजना के वांछित परिणाम क्यों प्राप्त नहीं कर पाए हैं? किन्हीं 2 कारणों को हमें स्पष्ट करना है। तो आपकी जो वाटरशेड विकास परियोजना है उसमें हमें जो परिणाम, जो रिज़ल्ट हमें मिलने चाहिए, जो हम चाहते हैं, वो हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाए हैं? 2 कारण हमें बताने हैं। तो सबसे पहला कारण है कि इसकी जो लागत है, इसकी जो कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली इंडिया में हर कोई ज़्यादा पैसे देना अफोर्ड नहीं कर पाता है। और नेक्स्ट चीज़ है, इन संरचनाओं को केवल उन क्षेत्रों में बनाया जा सकता है जहाँ पर बारिश या वर्षा पर्याप्त होती है और ऐसे स्थान सीमित हैं जहाँ पर बारिश अच्छे से होती है ना। लक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है और ऑब्वियसली अगर हम वाटरशेड विकास परियोजना की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर उसका नियमित रखरखाव करना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप क्लियर है।
ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, हिमालयन नदियाँ और जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनके बीच में अंतर हमें बताना है। तो हिमालयन नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से कैसे भिन्न है या कैसे अलग हैं, वही बात है, अंतर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अंतर है इनके बीच का। हिमालय पर्वत की नदियाँ जो होती हैं वो उनकी लंबाई ज़्यादा होती है। प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियाँ होती हैं वो कम लंबी होती हैं हिमालय पर्वत की नदियों से। इनका जलग्रहण क्षेत्र, मतलब हिमालय पर्वत की नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है, और इनका क्षेत्र छोटा होता है। इन नदियों को जल वर्षा के साथ साथ हिम से भी मिलता है। मतलब ये जो होती हैं ये 12 मासीय नदियाँ होती हैं, मतलब सालों साल ये बहती रहती हैं। और ये वाली नदियाँ जो होती है प्रायद्वीपीय वाली, ये मौसमी होती है, मतलब बारिश होगी, पानी इकट्ठा होगा, तब जाकर ये बहेंगी। और इसका जो स्रोत होता है वो वर्षा होता है। ऑब्वियसली बारिश होगी तभी ये बहेंगी, और इसलिए जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सूख जाती हैं। ठीक है। और ये वाली नदियाँ जो हैं हिमालय नदियाँ, ये नदियाँ गहरी घाटियों या फिर गार्ज का निर्माण करती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ घाटियाँ कम गहरी, इनकी जो घाटियाँ होती हैं ये कम गहरी होती है, उथली होती हैं। हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं और मार्ग भी बदलती रहती हैं, कभी वो इधर से बहेंगी, ठीक है, कभी दूसरे मार्ग से बहती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो सीधे मार्ग पे अपने चलती रहती हैं, मार्ग नहीं बदलती हैं, मतलब रास्ता नहीं बदलती अपना। हिमालय नदियाँ अभी अपने विकास की युवावस्था में हैं, मतलब उनके विकास का भी जस्ट स्टार्टिंग है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने प्रौढ़ अवस्था में, बुढ़ापे में अपने पहुँच चुकी हैं। और हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं, इन प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालय की नदियाँ नौवहन और सिंचाई के अनुकूल हैं, मतलब खेती के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये नौवहन, मतलब नौवहन आप समझते होंगे, नाव वगैरह ये चलाना, और सिंचाई के अनुकूल नहीं होती हैं। सो आपको समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ी हवाओं और घाटी की हवाओं के बीच में अंतर हमें बताना है। तो पहाड़ी हवाओं में क्या अंतर है घाटी की हवाओं से? धूप के दिनों में घाटी के तलों की तुलना में पहाड़ की ढलानें अधिक तेजी से गर्म हो जाती हैं। नतीजतन पहाड़ की ढलान के ऊपर की हवा ऊपर उठती है और ढलान पर अपेक्षाकृत कम दबाव बनता है। इस प्रकार हवा घाटी से ढलान की ओर बहने लगती हैं। इसे घाटी की हवा के रूप में जाना जाता है। शाम के समय स्थितियाँ उल्टी हो जाती हैं और पहाड़ी ढलान पर उच्च दबाव और घाटी पर निम्न दबाव विकसित हो जाता है। शाम के समय पे क्या होता है कि जो स्थितियां हैं वो उल्टी हो जाती हैं। पहाड़ी ढलान पर कम दबाव पाया जाता है, उच्च दबाव पाया जाता है, और घाटी पर कम दबाव, निम्न दबाव पाया जाता है। इस प्रकार ठंडी शुष्क भारी हवा पहाड़ से घाटी की ओर चलती है और इसे पहाड़ी हवा के रूप में जाना जाता है। तो जो आपकी जो ठंडी शुष्क हवा है, ठंडी और सूखी हवा, वो पहाड़ से घाटी की ओर चली जाती है, जिसे हम पहाड़ी हवा बोलते हैं। और पर्वत और घाटी की हवाएं क्रमशः कटबैटिक और अनाबैटिक बीज के रूप में भी जानी जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इन क्वेश्चंस का, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप TH क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में चाहिए या फिर हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। इसकी 6 उपशाखाओं में से किसी एक का उल्लेख करना है। तो हमें बताना है कि मानव भूगोल क्या है सबसे पहले, तो उसके बाद इसकी जो 6 उपशाखाएं हैं वो भी हमें बतानी है। तो मानव भूगोल क्या होता है? ये जो है ये उप अनुशासनात्मक क्षेत्र होते हैं जो मानव गतिविधि और संगठन के विभिन्न तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मानव भूगोल का मतलब ये है, मानव और भूगोल ये एक तरह से साइंस भी है, एक तरह से आर्ट्स भी है, जो कि हमें मानव की और मानव के जो विभिन्न तत्व हैं उनकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित करती है और उनके बारे में लिखे गए भूगोल को समझाती है। मानव भूगोल के उपभूगोल कौन कौन से हैं? इसमें हमें सांस्कृतिक भूगोल देखने को मिलता है, आर्थिक भूगोल देखने को मिलता है, स्वास्थ्य भूगोल है, इसमें ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल है, ग्रामीण भूगोल है और सामाजिक भूगोल भी इसमें है। तो ये सारे उपभूगोल
गोल हैं इसके। मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ 6 पूछे थे, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया सो दैट आपको याद रहे पेपर में, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, आर्कटिक टुंड्रा बायोम में कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार किन्हीं 4 कारणों को हमें स्पष्ट करना है। तो आर्कटिक टुंड्रा बायोम जो है उसमें कम उत्पादकता यानी जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इतनी कम क्यों है, उसके जिम्मेदार 4 कारण क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, न्यूनतम धूप और सूर्य तप की अनुपस्थिति। जो वहाँ पर धूप आती है वो बहुत कम आती है, और जो सूर्य तप है मतलब जो हमारा सूरज है वो भी इतना मतलब नहीं आता है, इतना नहीं खिल के आता है। मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी, और जो वहाँ की मिट्टी है, जो सॉइल है, वहाँ पे भी उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब चीज़ों की कमी है। खराब विकसित मिट्टी में नमी की कमी, नमी की भी कमी है, और स्थायी रूप से जमी हुई ज़मीन और बहुत कम बढ़ती अवधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन करना है। पर्वतों के आर्थिक महत्व हमें क्या हैं, मतलब जो माउंटेन्स हैं उनसे हमारी जो इंडिया की जनता है उसको क्या महत्व मिलते हैं। सो फर्स्ट इसका जो महत्व है, सबसे बेसिक महत्व है इसका कि इससे हमें कृषि में मदद मिलती है। कृषि में कैसे मदद मिलती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं। ऑब्वियसली अगर नदियाँ निकलती है तो हमारे सिंचाई के कारण सिंचाई के हमारे काम आती हैं, है ना। तो कृषि हमारे लिए इसमें बहुत वो है। उसके बाद हमारे पास अगर माउंटेन्स है तो आपको पता होगा कि पहाड़ों पे कई सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। जड़ी बूटियों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे भोजन में काम आती हैं, ठीक है। तो हमें जड़ी बूटी यानी कि मेडिसिन यानी चिकित्सा में हमारे लिए काम आते हैं पहाड़। हमें भोजन देते हैं, हमें पनबिजली मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक बिजली होती है वो हमारे काम आती हैं। आश्रय का साधन है, कई लोग जो है पहाड़ को काट के अपना घर बना लेते हैं, पहाड़ों से काट के रास्ता बना लेते हैं। ताज़ा पानी हमें यहाँ से मिलते हैं नदियों का, ठीक है। और ये बहुत सारे उपयोगों के लिए पानी प्रदान करते हैं। पहाड़ों की बर्फ़ और ग्लेशियर नदियों और झीलों को पानी प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो है इसकी जो बर्फ़ होती है पहाड़ों की और इसके जो ग्लेशियर होते हैं वो नदियों को, झीलों को पानी देते हैं, जिससे कि उनमें पानी बहता रहता है। और इस पानी को फिर कृषि, बिजली उत्पादन, पीने और भोजन की तैयारी करने के लिए किया जाता है, इन सभी का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट निपटान से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। कॉम्पैक्ट ग्रामीण बस्तियों के 5 प्रमुख पैटर्न को हमें समझाना है। तो कॉम्पैक्ट बस्तियां क्या होती हैं, ये ज़्यादातर अत्यधिक उत्पादक जलोढ़ मैदानों जैसे भारत गंगा के मैदानों, हुआंग हो घाटी नील में पाए जाते हैं। तो ये जो हैं ये हमारे उत्पादन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जलोढ़ मैदानों में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे भारत गंगा के मैदान, ठीक है। हुआंग हो घाटी मतलब जो हुआंग की घाटी है वहाँ पर, नील की जो घाटी है वहाँ पर, नील नदी सबसे बड़ी नदी है पूरे विश्व की। घर जो हैं वो संकरे मैदानों के साथ कॉम्पैक्ट और भीड़ भाड़ वाले हैं। कॉम्पैक्ट निपटान आप समझ सकते हैं एक तरह की बस्तियाँ, ऐसी बस्तियाँ जो कि मैदानों के साथ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बनाई जाती हैं, जहाँ के घर जो है वो संकरे होते हैं। संकरे का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ बिचबिचे से घर होते हैं। इन बस्तियों का आकार आसपास के देश की प्रवृत्ति और संसाधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियों को निम्नलिखित पैटर्न, इसके पैटर्न पूछे गए थे, जिसके पैटर्न होते आयतकार, रैखिक, परिपत्र, अर्ध परिपत्र, स्टार जैसे त्रिकोणीय और नेबुलर पैटर्न होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरवरी नदी बेसिन के पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरवरी संसद द्वारा गठित किन्हीं 6 नियमों को स्पष्ट करना है। तो अरवरी नदी है उसके जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए अरवरी संसद, अरवरी जो है एक जगह का नाम है, उन्होंने कौन से 6 नियम लागू किए थे। तो अरवरी संसद ने लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और कानून बनाए थे। पारिस्थितिक संतुलन और भूमि को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने 6 सलाहें दी थी। सबसे पहला कि ऐसी फसल नहीं उगानी है जो कि ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। जैसे गन्ना, चावल, मिर्च जैसी फसलों पर जो है उनको उगाने पर प्रतिबंध था, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर अरवरी से ज़्यादा पानी, अरवरी एक नदी भी है, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा पानी लिया जाएगा तो एक तरह से लोगों को जो बेसिक नीड्स है पानी की वो नहीं मिलेगी। तो ऐसी फसलें उगानी है जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और कम पानी उसमें यूज़ होता हो।
ठीक है। सेकंड चीज़, होली के बाद बारिश और बारिश के मौसम के अंत से पहले कोई भी कृषि के लिए नदी के पानी का उपयोग नहीं करेगा। होली के बाद यानी जब होली ख़त्म हो जाए उसके बाद कृषि के लिए, खेती के लिए नदी का पानी नहीं लेना है। और बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए उससे पहले कोई भी नदी का पानी नहीं लेगा। ठीक है। वाटरशेड क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की जाएगी। जहाँ पर वाटरशेड क्षेत्र है, जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर कोई भी औद्योगिक इकाई यानी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है अपनी। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इसमें थी कि यहाँ पर बाजरा, ज्वार, बाजरा या मक्का उगाने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आप कह सकते हैं पानी कम यूज़ होता है इसमें, इसलिए लोगों से कहा गया कि आप इनकी खेती करिए। नदी के निचले हिस्सों में सब्जियां उगाने की अनुमति थी। तो मतलब जो नदी जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ पर आप सब्जियां उगा सकते हैं, ये इन्होंने कहा था। शिकार और हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया था कि कोई भी शिकार नहीं करेगा और जो हरे हरे पेड़ हैं उनको नहीं काटना है। हाल ही में विकसित भैरव देव मानस अभ्यारण्य में कुल्हाड़ी लेकर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तो आपका जो भैरव देव मानस यहाँ पर है एक तरह से एक पार्क है जहाँ पर कोई भी कुल्हाड़ी लेकर नहीं जा सकता। ठीक है। पूरे क्षेत्र में जैव विविधता का क्षेत्र घोषित किया गया है। जैव विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पर अलग अलग जीव रहते हों, ठीक है, वहाँ पर वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को ही जैव विविधता बोल दिया गया है। क्षेत्र के बाहर अनाज और सब्जियां बेचने पर प्रतिबंध था और वाटरशेड क्षेत्र के बाहर रहने वाले लोगों द्वारा जानवरों के चराई पर प्रतिबंध था। ठीक है। मतलब उस क्षेत्र के बाहर कोई भी अनाज या सब्जी नहीं बेच सकता है, नहीं भेज सकता है। और वाटरशेड क्षेत्र जो हैं वहाँ पर, जहाँ पर मतलब पानी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जानवरों की चराई, जानवर को चरने के लिए नहीं छोड़ना है, ये भी प्रतिबंध था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। वाष्पीकरण शब्द का क्या अर्थ है? जो वाष्पीकरण होता है वो क्या होता है? एवापोरेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 5 कारक हमें बताने हैं। ठीक है। इसकी दर को क्या क्या प्रभावित करता है? तो पहले तो आप वाष्पीकरण देखिए। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें एक तरल उबलने के लिए पर्याप्त गर्म हुए बिना गैस में बदल जाता है। यह केवल एक तरल की उजागर सतह पर होता है। मतलब हमने एक लिक्विड, मान लीजिए आपने पानी बॉईल करने के लिए अपने गैस में रखा, ठीक, गैस पे किसी भी पतीले में आपने पानी गर्म होने के लिए रखा और उसको आपने ढका या बिना ढके आपने छोड़ दिया, ठीक है, और आप कोई और काम करने के लिए लग गए। तो अगर आप थोड़ी देर बाद वहाँ पर आकर देखेंगे, जब पानी उबल जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। वो एक तरह से भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें कि सारा पानी गैस बनकर उड़ जाएगा। ठीक है। वहाँ पर फिर पानी ही नहीं बचेगा उसमें। तो ऐसी सिचुएशन को वाष्पीकरण बोलते हैं, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, वहाँ पर हमारे पास जो है पर्याप्त एक तरह से गर्मी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा ही तो होता है। अब मान लीजिए कोई समुद्र है, ठीक है, समुद्र है और आपने बादल भी हैं वहाँ पर, ठीक है, और सूरज भी है, ठीक है, सूरज भी है, इग्नोर माय ड्राइंग। ठीक। अब अगर बारिश हो रही है, वो पानी इसमें जा रहा है, लेकिन बारिश के बाद जब बादल चले गए, जब यहाँ से बादल चले जाते हैं, ठीक है, ये बादल मान लीजिए चले गए, तो जो बारिश होने के बाद सूरज निकल के आता है वो एकदम से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि अपनी जो है किरणें देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बना देता है और जो ये समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये उड़ना स्टार्ट होता है ना, तो वही पानी फिर बादल दोबारा कंज्यूम करते हैं, फिर बारिश होती है, फिर सूर्य आ जाता, मतलब यही चीज़ चलती रहती है। इसी को हम इवेपोरेशन या वाष्पीकरण प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। आई होप क्लियर है। मैं समझती हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा ये पैटर्न आपको। चलिए अब हम कारक देखते हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो तापमान। अगर गर्म तापमान नहीं होगा तो वाष्पीकरण नहीं हो सकता। हवा की गति डिपेंड करती है, सतह का क्षेत्र
क्षेत्र डिपेंड करता है और नमी भी इसमें डिपेंड करती है। नेक्स्ट चीज़, अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मुंबई पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानांतरीकरण के लिए जिम्मेदार किन्हीं 6 कारकों को हमें स्पष्ट करना है। तो अहमदाबाद मुंबई पुणे क्षेत्र में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके स्थानांतरीकरण, मतलब उसका जो लोकलाइजेशन हुआ, लोकल कैसे बन गया वो सूती वस्त्र उद्योग, उसके लिए हमें 6 कारक बताने हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला इसका आंसर है सुलभ पतन सुविधाओं सहित कच्चे कपास बाजार परिवहन की उपलब्धता। सबसे बड़ा कारण क्या होता है लोकलाइजेशन का या स्थानीयकरण का, कि वहाँ पर अगर कच्चा माल मिलने लग जाएगा और बाजार परिवहन ट्रांसपोर्ट जो है वो आसानी से मिलने लग जाएंगे तो लोग उस चीज़ को लोकल चीज़ मानकर और वहाँ पर ज़्यादा आना स्टार्ट कर देंगे, लोकलाइजेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पर सस्ता श्रम यानी कि लेबर जो थे वो आसानी से मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी इसका कारण है। नम जलवायु के कारण मुंबई और अहमदाबाद क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों की सघनता हुई है। वहाँ पर जो जलवायु है वो नम है, जिसके कारण वहाँ पर सूती वस्त्र जो उद्योग है वो अच्छे से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम नदीय अपरदन द्वारा निर्मित किन्हीं 2 भू आकृतियों के नाम लिखने हैं। तो हिम नदीय जो अपरदन है, हिम नदी अपरदन क्या होता है? अपरदन का मतलब होता है जब कोई चीज़ खिसक जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा नदियाँ जो हैं वो अपने साथ मिट्टी भी लेके चलती हैं। अब नदी की वजह से ज़्यादा पानी, ज़्यादा नमी हो जाती है तो वो चीज़ वहाँ से खिसक जाती है। मृदा अपरदन का नाम आपने सुना होगा। मृदा अपरदन का क्या मतलब होता है? मट्टी का खिसक जाना। ठीक है, अपनी जगह से खिसक जाना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर बोला है हिम नदी जो होती है उनके अपरदन से 2 भू आकृतियों के हमें नाम लिखने हैं। तो सीर्क, सींग, सेराटेड, रिज, ग्लेशियल घाटियाँ, गर्त, ये सारी जो हैं अपरदनीय भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चक्रवात कब आते हैं? तो भारत में चक्रवात मई जून के महीने में और अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के हमें नाम बताने हैं जिनकी मानव विकास सूचकांक में भारत से अधिक रैंक है। तो हमें यहाँ पर बताना था कि 2 ऐसे पड़ोसी देश बताओ भारत के जिनकी मानव विकास सूचकांक में मानव विकास सूचकांक का मतलब क्या होता है? इंडेक्स होता है, ये एक सूचकांक होता है जिसमें कि मानव का मतलब जो उस कंट्री में रहने वाले, उस देश में रहने वाले लोग हैं उनका कितना अच्छी बेहतर तरीके से विकास हो रहा है। तो पूरे सभी जितने भी वर्ल्ड में देश हैं उनके उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से कितना सूचकांक में उनकी पोजीशन आ रही है उसके हिसाब से उनको लगाया जाता है। तो भारत में भारत से ऊपर जितने 2 पड़ोसी देश हैं उनके बताने हमें नाम। तो यहाँ पर देखिए भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका 73वें नंबर पे है, चीन जो है वो 79 नंबर पे है, बांग्लादेश जो है वो 129वें नंबर पे है। उसके बाद हमारा देश भारत आता है जो है उसके बाद भूटान आता है जो 127वें नंबर पे है। ठीक है, मतलब ये सारे जो जितने देश हैं, हमसे 2 पूछे गए, मैं 4 बता दिया आपको, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और चीन। ये चारों देश हमारे पड़ोसी देश हैं और ये हमारे मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊपर रैंक पे हैं। अब मैं आपको वो भी देश बता देती हूँ जो हमसे नीची रैंक पे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ऑब्वियसली 161वें रैंक पे है। नेपाल हमसे 143वें रैंक पे है। ठीक है, म्यांमार जो कि 139वें रैंक पे है, इनकी स्थिति हमसे बदतर है। ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़, थूक के निर्माण के लिए समुद्री लहरों की कौन सी क्रिया जिम्मेदार है? तो तरंगों का निक्षेपण कार्य थूक के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का अध्ययन करने का व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या है? भूगोल का अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी व्यवस्थित दृष्टिकोण, सिस्टमैटिक इसका क्या है? इनकी 2 किन्हीं शाखाओं का हमें उल्लेख करना है। तो व्यवस्थित दृष्टिकोण में एक घटना का अध्ययन दुनिया भर में समग्र रूप से किया जाता है और फिर टाइपोलॉजी या स्थानिक पैटर्न की पहचान की जाती है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पहले हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हम उसकी पूरी हम स्टार्टिंग से देखते हैं ना क्या क्या चीज़ें होती हुई आई हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, सारी चीज़ों को देखा जाता है, फिर इसके टाइप्स को देखा जाता है। टाइपोलॉजी का क्या मतलब है? टाइप्स को देखना, इसके स्थानिक पैटर्न को देखना, क्या पैटर्न है। तो यही इसका सिस्टम है, ठीक है, भूगोल को पढ़ने का। इसके बाद इसके जो हैं इसके
व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित दो जो भूगोल की शाखाएं हैं वो हैं भौतिक भूगोल, ठीक है, और जैव भूगोल, या इसको हम मानव भूगोल भी इसमें आता है। 3 मैंने बता दिए हैं, 2 पूछे गए थे, भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, मानव भूगोल। ये 3 शाखाएं हैं जो कि व्यवस्थित दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल में द्रास हमेशा तिरुवनंतपुरम की तुलना में ठंडा क्यों रहता है? जो कारगिल में द्रास है, द्रास क्षेत्र है, वो तिरुवनंतपुरम की तुलना में ठंडा क्यों रहता है? किन्हीं 2 कारणों को हमें स्पष्ट करना है। तो आपको पता होगा कारगिल कहाँ पे है? कारगिल हमारे उत्तर में है, ठीक है, भारत के उत्तर में है। आई एम सॉरी, मेरे को मैप बनाना नहीं आता तो मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ। जो कारगिल हमारे उत्तर में और तिरुवनंतपुरम हमारे साउथ साइड में है, ठीक है, दक्षिण साइड में है। तो उत्तर में जो हवाएं चलती हैं वो आपको पता होगा कौन सी हवाएं होती हैं आपकी, हमारी वो उत्तर वाली पहाड़ी हवाएं होती हैं। और तिरुवनंतपुरम दक्षिण साइड में क्या होता है? गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है। समुद्र में से आप कह सकते हैं जब डायरेक्ट सन पड़ता है, सन की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, तो उसकी वजह से भाप ज़्यादा निकलती है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये भी एक कारण है इसका गर्म ज़्यादा रहने का, ठीक है। नेक्स्ट कारण इसका क्या है? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि सबसे पहली बात है, कारगिल में जो द्रास है वो तिरुवनंतपुरम की तुलना में हमेशा ठंडा रहता है। नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि भारत के अधिकांश भागों में सर्दी शुष्क और ठंडी होती है। भारत के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पर सर्दी जो है वो सूखी और ठंडी होती है, ठीक है, उनमें से एक कारगिल है। दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर के बाद उत्तरी भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो वो उत्तरी भारत मैंने बताया आपको, कारगिल वाला जो क्षेत्र है वो सितंबर के महीने से वहाँ पर मानसून जो है वो हटना शुरू कर देता है। और मानसून हटता है तो उसके बाद क्या आती है? सर्दियाँ आती हैं, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदानों में पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित आंतरिक पठारों क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है, और वहाँ पर जो वर्षा है ना वो भी अधिक होती है, जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम की तुलना में वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को संश्लेषण के अनुशासन के रूप में क्यों जाना जाता है? इसे उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाना है। तो भूगोल का जो संश्लेषण है उसको एक अनुशासन के रूप में क्यों माना जाता है? भूगोल संश्लेषण एक अनुशासन है, यह स्थानिक संश्लेषण का प्रयास करता है और इतिहास लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसका दृष्टिकोण प्रकृति में समग्र है, यह इस तत्व को पहचानता है कि दुनिया परस्पर निर्भरता की एक प्रणाली है। ये एक अनुशासन में हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये हमें ये समझाता है कि आप अगर एक जो है भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर आपको एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये एक प्रणाली है, ठीक है, जहाँ पर हमें एक दूसरे की निर्भरता रहती है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं हम एक दूसरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती मांग के किन्हीं 2 कारणों को हमें स्पष्ट करना है। तो हमारे देश में सिंचाई की मतलब खेती के लिए पानी की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो जल की मांग इसलिए बढ़ती जा रही है, देश में वर्षा में स्थानिक अस्थायी परिवर्तनशीलता के कारण सिंचाई की आवश्यकता है। पहली बात, हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है, वर्षा हो या फिर कोई भी मौसम हो वो अपने टाइम पे नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अस्थायी रूप से आ रहा है, स्थानिक रूप से नहीं आ रहा है, जिस वजह से इस परिवर्तनशीलता की वजह से सिंचाई में ज़्यादातर पानी की आवश्यकता पड़ रही है। देश के बड़े इलाकों में वर्षा की कमी है और वे सूखा प्रवण हैं, इस वजह से भी हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म मौसम कमोबेश शुष्क होते हैं। शुष्क मौसम के दौरान सुनिश्चित सिंचाई के बिना कृषि का अभ्यास करना मुश्किल है। मतलब अगर हम खेती करना स्टार्ट कर दें और हमारे पास पानी नहीं है सिंचाई के लिए, ठीक है, तो हमें पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉपर पानी होना चाहिए। पानी की मांग इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ग्रीष्म जो मौसम मतलब गर्मी का मौसम है और जो हमारा शीत का मौसम है, सर्दी का मौसम है, वो आजकल क्या होता जा रहा है, वो सूखा होता जा रहा है। मानसून हमारे क्षेत्र में कम होता जा रहा है, ठीक है, ये भी एक कारण है। मानसून में विराम या इसकी विफलता कृषि के लिए हानिकारक शुष्क मौसम पैदा करती है। कतिपय फसलों की जल आवश्यकता सिंचाई को आवश्यक बनाती है। सिंचाई कई फसलों को संभव बनाती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब तक आपको वीडियो कैसी लग रही है? इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी इस मेहनत के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए स्टाइल में, ठीक है। आप कमेंट करते तो मुझे अच्छा लगता है।
प्लीज़ मुझे इस बारे में टिप्पणी देकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिजों के निष्कर्षण से उत्पन्न 2 पारिस्थितिक समस्याओं को हमें स्पष्ट करना है। तो भारत में जो खनिजों का निष्कर्षण है उससे क्या क्या पारिस्थितिक समस्याएं पैदा होती हैं। प्रकृति से खनिजों का निष्कर्षण अक्सर असंतुलन पैदा करता है जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खनन के प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव वन्य जीव और मत्स्य आवासों, जल संतुलन, स्थानीय जलवायु और वर्षा के पैटर्न, अवसादन, जंगलों की कमी और पारिस्थितिकी विघटन पर है। ठीक है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव, मिनरल्स की अगर कमी होगी तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? वन्य जीवों पे। ठीक है, मत्स्य आवासों पे, मतलब मत्स्य क्या होता है? जो आपके आप कह सकते हैं मछली पालन करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मिनरल्स का मतलब आप समझ सकते हैं जल। ठीक है, जल संतुलन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, अगर जल नहीं होगा तो। जलवायु पे प्रभाव पड़ेगा, वर्षा का जो पैटर्न है वो बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास से क्या तात्पर्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। सतत विकास से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या समझते हैं आप इससे, और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 उपायों को स्पष्ट हमें करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सतत विकास क्या होता है पहले तो ये हम समझाएंगे आपको। उसके बाद सतत विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके 3 उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पर इसमें समझाना है। तो पहले तो आप समझिए सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना किसी देश के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब देश में ऐसा विकास करना कि हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ बचा कर रखें। ऐसा नहीं कि आज हम पर्यावरण को इतना तहस नहस कर दें विकास के चक्कर में कि आगे आने वाली पीढ़ी कुछ देख ही ना पाए, मतलब पैदा हो और सीधा इंडस्ट्रीज उसको दिखाई दे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पेड़ पौधे ये सब रहने चाहिए ताकि आगे जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको भी ये सारी चीज़ों का लाभ मिले। ठीक है, तो ये होता है सतत विकास। ठीक है, ऐसा विकास करना कि हम गुणवत्ता के साथ, पर्यावरण की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना देश का आर्थिक विकास कर पाएं। यदि हम निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करते हैं तो सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले तो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ प्रतिबंधित करनी चाहिए जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है, जैसे कि कारों को चलाना, ज़्यादा जो कार्स होती हैं वो रोडों पे जब आती हैं तो उससे क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण से भी हमारा देश जो है प्रभावित हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करना जिससे कि देश में पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद तकनीकी विकास, इनपुट प्रभावी होने चाहिए ना कि इनपुट उपयोगी होने चाहिए। मतलब हम ऐसी टेक्निक लगाएं कि हमारा जो हम चीज़ें उससे हासिल करना चाहते हैं वो तो हो, लेकिन हमारा पर्यावरण से अफेक्टेड ना हो। ठीक है, उपभोग की दर मोक्ष की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, कंजम्पशन के बारे में सोच रहे हैं, आगे जो उससे इफ़ेक्ट्स होंगे उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए। नवीकरणीय संसाधनों के लिए खपत की दर अक्षय विकल्प के उत्पादन की दर को पार नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के प्रदूषण को कम से कम किया जाना चाहिए। तो नवीकरणीय संसाधन जिसको हम दोबारा से जो है यूज़ कर सकते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं। ठीक है, उनकी खपत की दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना नहीं है कि भाई उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा और हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं, तो उसको हम उतना ही यूज़ करें जितना कि उसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और सेकंड चीज़, हमें ऐसे चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए जिनसे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के समझदार उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन पहले से उपलब्ध हैं और हम उसी का समझदारी से प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी हम सतत विकास को जो है पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है? वर्षा जल संचयन की किन्हीं 4 विधियों को हमें स्पष्ट करना है। वर्षा जल संचयन, वर्षा का मतलब क्या है? बारिश। जल मतलब पानी, बारिश का पानी। संचयन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या इकट्ठा करना। तो आपको पहले तो ये मतलब पता होना चाहिए कि वर्षा जल संचयन क्या है। बारिश के पानी को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वही वर्षा जल संचयन है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली बात, आप खुद अपने माइंड से सोचिए, अगर हम वर्षा के पानी को इकट्ठा नहीं करेंगे, वर्षा के पानी को इकट्ठा करके हम खेती बाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हमें अपना जो पीने का पानी है वो खेती बाड़ी में लगाना पड़ेगा।
जिसकी वजह से पीने के पानी की कमी हो सकती है एक स्तर पे आके। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये तो। ठीक है, अब वर्षा, इसकी 4 विधियों को भी हमें बताना है, तो इसका आंसर देख लेते प्रॉपरली कैसे आप लिखेंगे। वर्षा जल संचयन बारिश का संग्रह और भंडारण है। जब हम बारिश के पानी को जो है इकट्ठा करके रखते हैं और स्टोर करके रखते हैं आगे काम में लाने के लिए, बजाय इसके कि इसे चलते देना चाहिए। यह उर्वरकों, कीटनाशकों, धातुओं, अन्य तलछटों के साथ मिट्टी के कटाव, तूफानी जल अपवाह, बाढ़ और सतह के पानी के प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, इससे हमारी क्या क्या नीड्स पूरी हो रही है। ये उर्वरक जो होते हैं या कीटनाशक जो होते हैं, जो हम, आपने देखा होगा ना, जब कृषि या खेती की जाती है तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक डाले जाते हैं, मतलब कीड़े पतंगे वहाँ हो जाते हैं, उनको मारने के लिए कुछ ऐसे कीटनाशक डाले जाते हैं जिससे खेती पर भी असर ना हो और वो मर भी जाएं और ज़्यादा फसल बर्बाद भी ना हो। तो उनमें ये पानी काम आ सकता है, धातुओं में ये पानी काम आ सकता है, मिट्टी के कटाव में ये पानी काम आ सकता है, तूफानी जल अपवाह में ये पानी, और बाढ़ और सतह के पानी के प्रदूषण को ये कम करता है। ये लैंडस्केप सिंचाई के लिए पानी का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें कोई रसायन नहीं है, घुलित लवण या सभी खनिज से ये मुक्त है। अभी आपने देखा होगा जो नदियाँ होती हैं, नदियों के पानी को अगर हम खेती में यूज़ करते हैं तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि आप कह सकते हैं उनमें रसायन यानी केमिकल्स मिले हुए हैं, क्योंकि उनके आसपास कोई ना कोई इंडस्ट्री होती है, कोई ना कोई फैक्ट्री होती है। ठीक है, या उसमें कुछ ना कुछ घुलित लवण होते हैं, खनिज उसमें होते हैं। तो उससे मुक्त पानी कौन सा है? बारिश का पानी, क्योंकि वो सीधा आसमान से हमारे पास आ रहा है, उसमें ना तो कोई केमिकल है ना तो कोई और चीज़ है। ठीक है, हम उनको अपनी खेती में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तरंगों को हमें परिभाषित करना है। तरंग से आप क्या समझते हैं? उन 3 कारकों को स्पष्ट करना है जिससे कि समुद्री तरंगों का आकार और बल निर्भर करता है। ठीक है, तो सागर जो है, मतलब जो समुद्र होता है, आपने देखा होगा इस तरीके से समुद्र होता है। ठीक है, ये निरंतर गति में है, हमेशा चलता रहता है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। ठीक है, हमेशा गति होती रहती। क्यों होती रहती? क्योंकि हवाएं आती रहती हैं, पानी जो है वो बहता रहता है। आपने सागर का छोड़ो, आपने वैसे भी पानी देखा होगा, झील में पानी, तालाब में पानी, वहाँ पे जब विंड जो है, मतलब जो हवा है वो चलती रहती है तो वो पानी लहर मारते हुए चलता है। तो ये जो लहरें होती हैं ना, ये जो लहरें हैं, ये पानी की गति, गुरुत्वाकर्षण बलों और हवाओं के परिणाम स्वरूप बनती हैं। इन्हीं लहरों को हम तरंगे बोलते हैं। ठीक है, भूगोल में इन्हीं को हम तरंग बोलते हैं। आई होप क्लियर है। सबसे आम तरंगे जो हम देखते हैं वो हवा के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हवा ही तरंग बनाती हैं। लहर की ऊंचाई, हवा की गति, हवा की अवधि, तो ये सारी बातें, मतलब जो तरंग है वो उसका बनना किस पे डिपेंड करता है? हवा की गति, कितनी तेज़ हवा आ रही है, हवा की अवधि, कितनी देर तक आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है, किस दिशा से आ रही है, किस दिशा में चल रही है और कहाँ से जाएगी, वो भी इस पे डिपेंड करता है। कितनी धीमी है या कितनी तेज़ है। ठीक है, अगर वो तेज़ होगी तो बड़ी लहरें बनेंगी, अगर धीमी होगी तो छोटी छोटी लहरें बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बेसिकली अब तक मैंने आपको जो है आपका बेसिक पेपर समझा दिया है किस तरीके से आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप क्लियर है। मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आपको समझ आया नहीं आया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्शन 1, स्थानीय क्षेत्र योजना। ठीक है, अब मैं इसका ऑप्शन 1 आपको करवा रही हूँ। यहाँ पर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 में चॉइस होती है, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए आवश्यक किन्हीं 4 चरणों का उल्लेख करना है। तो अगर हम प्राथमिक डेटा, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या 4 चरण होंगे? डेटा एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले हमें समस्याएं ढूंढनी पड़ेंगी, हम किसके ऊपर क्या क्या अवसर है हमारे पास, किनके ऊपर हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अवसरों का चयन करने के बाद हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, कि हमें, मान लीजिए आपको डेटा दिया गया है कि आपको ये पता लगाना है कि एक गाँव में कौन सी कितनी लड़कियां पढ़ाई जा रही हैं, स्कूलों में कितनी लड़कियां भेजी जा रही हैं। तो आपके पास यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या है आपके पास कि आपको घर घर जाके सभी से पूछना पड़ेगा कि लड़कियाँ कितनी पढ़ाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, अवसर आपके पास यही है कि आपको लड़कियों की पढ़ाई के बारे में वहाँ पे जाके पता लगाना पड़ेगा। लक्ष्य आप क्या निर्धारित करेंगे कि हम जो है 3 दिन में इसको पूरा करेंगे। ठीक है, या फिर हम जाकर जो है अलग अलग घरों में इनसे पूछेंगे। उसके बाद हम विधि का वो करेंगे। विधि मतलब हम कौन सी विधि इसमें लगाएं, हम घर घर जाके पूछें या फिर हम एक जो है एक
कह सकते कैंप सा लगा दे जिसमें सभी लोग आएँ, गाँव वाले आएँ, ठीक है, और अपना जो है अपने नाम लिखवाएं, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं ये लिखवाएं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने डेटा को पूरा इकट्ठा करके रख देंगे। यही हमारे प्राथमिक डेटा इकट्ठा करने के चरण होते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय डेटा इकट्ठा करने के क्या चरण है, द्वितीय डेटा का मतलब होता है हमने प्राथमिक डेटा को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हम अपने ऑफिशियल्स को, मतलब जिस ऑफिसर को हमें ये डाटा देना है उसको हमने दे दिया, तो वो है द्वितीय डेटा, ठीक है। द्वितीय डेटा को इकट्ठा करने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसको हम नेट से निकाल सकते हैं, या फिर कोई आपसे नीचे है वो आपको निकाल कर दे रहा है तो उसको खुद इकट्ठा करने नहीं जाना होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 बिंदुओं को वर्णन करना है जिन्हें सूचना की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर हम कोई सूचना किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको बताते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें व्याख्या की स्पष्टता, मतलब अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं, किसी को सूचना दे रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सही चीज़ सही तरीके से सही चीज़ बताएं, ठीक है, सामने वाले को कंफ्यूज ना करें, कुछ भी चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ना जोड़ें। सामान्य और विशेष विशेषताओं का पृथक्करण, और जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, विशेषताएं हैं, उसको हम अलग से निकाल के रखें और अलग से उसको जो है पहले ही बता दें। फोकस को शुरुआत में ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। फोकस आपका क्या होना चाहिए कि हम किसी चीज़ के बारे में अगर बता रहे हैं, मान लीजिए हम किसी एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा फोकस क्या रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ और कब हुआ, किसके साथ हुआ, ये फोकस रहेगा। पूरी हमारी जो सूचना है वो हमारी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। तथ्यों का संगठन कदम दर कदम होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें बतानी होंगी, उसे तथ्य फैक्ट्स बताने होंगे कि भाई वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आ रहा था, ठीक है, और ये एक तथ्य भी बन सकता है ना, बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा था या फिर वो बहुत कम स्पीड में आ रहा था, किसकी गलती थी, तो ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है प्राथमिक डाटा और माध्यमिक डाटा या द्वितीयक डाटा में हमें अंतर बताना है। तो प्राथमिक डाटा या प्राथमिक आंकड़े के उसमें भी आता है क्वेश्चन, और माध्यमिक या द्वितीयक डाटा या द्वितीयक आंकड़े के रूप में आता है क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है, मैंने ऊपर बताया आपको, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी डाटा, ठीक है, जो कि उसको खुद इकट्ठे करने नहीं जाना होता है, उसको बाहर से या फिर इंटरनेट से वो पता लगा सकता है। तो इनके बीच में अंतर हमें बताना है। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ये कुछ अंतर है उसके। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, मैंने आपको बताया हमें घर घर जाके उसमें इकट्ठा करना पड़ेगा उसको। और जो द्वितीयक डाटा होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति ने पहले से एकत्रित करे होते हैं और उसको हमें बस उनसे लेना पड़ता है। प्राथमिक डाटा ये मूल हैं क्योंकि इन्हें अन्वेषक द्वारा पहली बार एकत्रित किया गया है, मतलब ये एक बेस होते हैं, ये जो है ये पहले से इकट्ठे किए गए हैं और पहली बार में इकट्ठे किए, तो ये मूल है। द्वितीयक डाटा ये मूल नहीं होते हैं, ये किसी और ने इकट्ठे किए होते हैं और अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित किए होते हैं। ये कच्चे माल के रूप में होते हैं प्राथमिक डाटा, और जो द्वितीयक डाटा ये तैयार रूप में होते हैं। ये तो एक कच्चा माल है, कच्चा माल का मतलब क्या होता है, अभी स्टार्ट ही किया जस्ट, ठीक है, अभी बिल्कुल ही कच्चा है। जो द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं ये हमारे लिए तैयार होते हैं। प्राथमिक डाटा ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इंसान खुद जाके खुद पूछताछ करेगा, ठीक है, सारी चीज़ों को खुद पता लगाएगा। और जो द्वितीयक डाटा होते हैं कम विश्वसनीय होते हैं, कम उपयुक्त होते हैं, क्योंकि दूसरा इंसान किसी पहले इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता ना कि क्या ये डाटा सही है या नहीं है, उसको क्या पता, उसने थोड़ी ना जाके खुद सब कुछ चीज़ें की हैं। प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो एकत्र करने में समय धन दोनों जाता है, क्योंकि हम खुद जाकर बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हमारा समय भी जा रहा है। अगर हम मान लो कैंप भी लगा लिया तो 1-2 घंटा या 5 घंटे उसमें जा ही रहे हैं, पैसा भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एक द्वितीय डाटा आंकड़े हैं उनमें हमारा समय कम लगता है, हमारे धन की आवश्यकता कम होती है, हम इसी सिर्फ और सिर्फ उनको पहले या बंदे जिन्होंने उसको आंकड़ों को ले लिया उनसे हमें लेना होता है कि फ़ायदे ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट, स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए स्थानीय संसाधन कैसे आवश्यक है समझाने हैं हमें। तो स्थानीय क्षेत्र नियोजन अगर हमें करना है, हमें किसी स्थानीय क्षेत्र की प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे स्थानीय संसाधन कैसे आवश्यक होते हैं। तो योजना के लिए स्थानीय संसाधनों का आकलन आवश्यक होता है। स्थानीय समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास के उद्देश्यों के लिए हमें स्थानीय संसाधनों का विचार करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, जानवर, अन्य जीव, खनिज और इतने पर एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए
आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप उस घर को खरीदने के लिए क्या क्या आपके दिमाग में होगा कि वहाँ की भूमि कैसी, ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, पानी आता है नहीं आता, जंगल आसपास है, जानवर हैं नहीं है, ठीक है, कौन से जीव वहाँ पर रहते हैं, खनिज कैसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक के उदाहरण के साथ एक बड़े पैमाने के मानचित्र और एक छोटे पैमाने के मानचित्र के बीच में अंतर हमें स्थापित करना है। तो एक जो बड़े पैमाने का मानचित्र होता है उसमें जो नक्शे होते हैं वो अधिक मात्रा में विस्तार के साथ क्षेत्र की एक छोटी मात्रा दिखाते हैं। मतलब जो बड़े पैमाने के मानचित्र है ना उसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, नाम है उसका बड़े पैमाने के मानचित्र, बड़े पैमाने के नक्शे, लेकिन उसका कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो चीज़ें होती है, मान ले आपने एक मानचित्र लिया, उसमें एक छोटे से क्षेत्र को ही अच्छे से समझाया होगा। आप ले लीजिए यूपी का मानचित्र, ठीक है, आपने यूपी का मानचित्र लिया और यूपी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसमें बताई हुई होंगी और वो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं, ठीक है, वो है बड़े पैमाने। अब छोटे पैमाने का मानचित्र क्या होता है, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए आपने ले लिया इंडिया का मैप, ठीक है, इंडिया का मैप आपने लिया है, ऑलरेडी मैंने बताया मैप बनाना नहीं आता, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया का मैप आपने ले लिया और उसमें जो है आपको बताया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी दिल्ली है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये आपका होता है छोटे पैमाने का मानचित्र, जिसमें जो छोटी दाईं ओर की जो अनुपात की जो संख्या होती है वो छोटी होती है। मतलब इसमें 1:1000 पर RF स्केल हो सकता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन है, भारत में स्लम क्षेत्रों के सुधार के लिए योजना की किन्हीं 4 प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना है। भारत में जो स्लम क्षेत्र हैं, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र हैं, उनको सुधार कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या वो हैं। तो भारत में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना बनाने की 4 प्राथमिकताएं, पवित्र प्रावधान और सुरक्षा उपाय, विधानमंडलों और पंचायतों में चित्रण, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की सेवा और संगठन में आरक्षण है। तो अगर हम किसी क्षेत्र को, स्लम क्षेत्र के सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या सुरक्षा उपाय हम कर सकते हैं, ठीक है, पंचायतों में क्या हम मुद्दे उठा सकते हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति जो हैं, जनजाति जो हैं, उनके लिए हम क्या सेवा ला सकते हैं, क्या क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं, संगठन में आरक्षण कैसे दिला सकते हैं। सो ये सारा था आपका पूरा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स ज्योग्राफी 316 के। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपने वीडियो देखी है, आपको समझ आ गई, लेकिन आपके फ्रेंड अभी भी परेशान है कि कैसे ज्योग्राफी का पेपर हमें क्लियर करना है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है TH क्लासेस को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, आपके एग्जाम में बहुत मदद करती हैं। प्लीज़ लाइक करके मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।